सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एसके से डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री से हिमांशु योगी और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यताओं के वो शहरों के बारे में जो हिंदुस्तान के अंदर मतलब भारत के अंदर मिले थे। क्योंकि मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास के अंदर वहां तक पढ़ा दिया था जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर जो जो सभ्यताएं मिली थी वो। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया के अंदर कौन कौन से शहर मिले थे। तो आपको मेनली तो नाम पता होगा, जैसे धोलावीरा है, लोथल है, राजस्थान में कालीबंगा है, रोपड़ है, बनावली है। ये 5-6 सभ्यता हो गए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नाम पता ही होगा। तो आज हम यहाँ पे पहले चार्ट बनाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे किसने खोज की, कौन सी ईयर के अंदर की और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। उसके बाद में मैं उन सबको आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनकी विशेषताएं बताऊंगा कि कहाँ से क्या मिला, कहाँ से क्या नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब ये जैसे इंडिया का मैप है, यहाँ पे भारत का मैप बना देता हूँ मैं। ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे है हरियाणा आपका, ठीक है। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो चंद्रगुप्त मिली थी वो इस इलाके में मिली थी, इस इलाके में मिली थी। अब आजादी के बाद पाकिस्तान तो अलग हो गया, ये पाकिस्तान तो अलग हो गया। अब पाकिस्तान अलग हो गया तो इनकी सभ्यता अलग। तो फिर उसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी जगहों मिलने का आसार थे, पूरे पूरे आसार थे। अब एक बात कहो, आपका ये टुकड़ा है जमीन का मैं एक बार मार्कर सिक्सटीन कर देता हूं। आपका ये टुकड़ा है जमीन का फॉर एग्जांपल। तो जिस टुकड़े के अंदर मान लो यहाँ पे आपको पत्थर मिलते हैं, तो यहाँ पे पत्थर मिले तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे भी पत्थर मिलेंगे। संभावना है जब यहाँ पे पत्थर मिल सकते हैं तो ये भी संभावना है कि यहाँ पे भी पत्थर मिलेंगे। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे शहर मिले हैं तो उन्होंने ये सोचा कि भाई जब पाकिस्तान के अंदर मिले हैं तो इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जगह मिली थी पंजाब के पास में, रोपड़, बनावली, ये सारी मिलनी स्टार्ट हुई थी जब खुदाई उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में भी अपने जो शहर है बनावली, रोपड़ वगैरह, कालीबंगा वगैरह, उनकी खोज हुई। तो अभी मैं वो चार्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, तब तक फिर उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चार्ट को देखकर। सबसे पहले तो आपको जो मेन याद रखने वाली चीजें हैं वो उस चार्ट के अंदर आ जाएंगी और उसके बाद में मैं सबकी विशेषताएं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। देखो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है और स्क्रीनशॉट से हो सकता है तुम्हें समझ ना आए तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ी हिंदी में कमजोरी है मेरी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोपड़ की। तो रोपड़ एक ऐसा शहर था जो सबसे पहले इंडिया के अंदर पाया गया था और ये पंजाब के अंदर पाया गया था। सबसे पहले पाया गया था इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सभ्यताएं बहुत सारी है जो पाई गई है, राजस्थान में बहुत सारी पाई गई है, बांगा, लोहा युगीन अलग है, अलग अलग पाई, हर नदी के ऊपर सभ्यता पाई गई है और हिंदुस्तान में बहुत सारी पाई गई है। पर जो हम इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। रोपड़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सबसे पहले पाई जाती है, सबसे पहले पाई गई थी ये रोपड़ पंजाब के अंदर 1953-55। ये इनकी जो ईयर्स है ना उनके अंदर कोई तो कुछ लिखा था, कोई कुछ लिखा था, ये इनके अंदर ऐसे चलता रहता है, इनकी फिक्स है ही। पर जहां तक है 1953 ही राइट माना जाता है क्योंकि सबसे पहले मिली थी। और सबसे पहले मिली थी तो इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। आप इसको इस बात से याद रख सकते हो कि सबसे पहले अपने घर में कोई काम होता है, कोई कारण होता है तो अपन किसको बुलाते हैं? नया नया घर बनाते हैं, नया कोई भी कार्य करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं, वो अपने घर में पूजा करता है। तो सबसे पहले मिली, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1953, रोपड़ पंजाब के अंदर ये फिलहाल है। और नदी कौन सी हो जाएगी? पंजाब के अंदर कौन सी नदी बहती है? सतलज सबसे मेन रिवर है पंजाब के अंदर। वैसे तो बहुत सारी बहती है पर सबसे मेन है वो सतलज ही है, इसलिए सतलज नदी के ऊपर है रोपड़ सभ्यता। उसके बाद में बात करते हैं रंगपुर की। तो रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे है। ये कोई नदी है जो कि गुजरात के अंदर बहती है, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एस एन राव जी इसके खोजकर्ता थे और 1954 के अंदर इसको खोजा गया था और गुजरात के अंदर काठियावाड़ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अभी। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोथल। तो लोथल भी एक इंपॉर्टेंट सभ्यता जो कि काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है और इसकी नदी है वो है भोगवा नदी और भोगवा नदी के किनारे है। और रंगनाथ राव जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। रंगनाथ राव जी ने खोज की थी और ये 55 के अंदर खोजी गई थी। अहमदाबाद गुजरात के अंदर फिलहाल है। रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी और भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद में आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर जितनी भी सभ्यताएं मिली है उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा ही है। कालीबंगा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो चीजें मिली है वो बहुत अलग अलग चीजें मिली है जो है ना काफी
जो हड़प्पा में नहीं मिली, जो मोहनजोदड़ो में नहीं मिली, वो चीजें यहाँ मिली। सबसे पहले तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? बंगा मतलब चूड़ा और काली मतलब काला। तो काली चूड़ियों का शाब्दिक अर्थ बना के इन्होंने कालीबंगा इसका नाम दिया। कालीबंगन भी मिलता है और कालीबंगा भी मिलता है। काली चूड़ियां यहाँ पे अवशेष मिले काली चूड़ियों के। और यहाँ से क्या मिले हमें? यहाँ से एक स्वास्तिक जो अपन बनाते हैं ना घरों के अंदर, ये स्वास्तिक ऐसा वाला स्वास्तिक, तो उस स्वास्तिक का निशान भी कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला है। और क्या मिला? यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई नालियां मिली है। और राजस्थान के अंदर सबसे सुनियोजित कोई शहर मिला है तो यही मिला। और यहाँ पे हवन बने हुए मिले हैं, बड़े बड़े हवन। इसका मतलब यहाँ पे पूजा पाठ भी होती थी और यहाँ पे हवन भी किए जाते थे। तो ये सारी चीजें मिली है कहाँ से? कालीबंगा से। इसलिए एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। और इसके खोजकर्ता का नाम है बीबी लाल और अमलानंद घोष। ये दो हैं इसके खोजकर्ता, बीबी लाल और अमलानंद घोष। ये काफी बार पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। और राजस्थान की तो जितनी भी एग्जाम है आरपीएससी कंडक्ट कर रहा था उनके अंदर तो पूछी ही जाती है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर ये पाई जाती है। और ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। और 1952 से लेकर 53 के बीच के अंदर इसका उत्खनन माना जाता है। उत्खनन मतलब इसका खुदाई का जो कार्य है 1952 से लेकर 53 के बीच के अंदर हुआ था। तो ये इन ईयर के अंदर पाई गई थी। उसके बाद में आता है ये कौन सी नदी के किनारे है? पहले तो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी फिलहाल आंतरिक प्रवाह के रूप में आ गई है, क्योंकि जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तभी ये बहती हुई दिखती है। बाकी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अभी फिलहाल ये नदी नहीं है। ये कालका माता मंदिर शिमला से निकलती, कालका माता मंदिर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से ये निकलती है नदी। और उसके बाद में आंतरिक प्रवाह में आ जाती है, जैसे ये राजस्थान के अंदर इंटर, तो घग्गर नदी के ऊपर ये पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी कहाँ पे? राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के ऊपर ही पाई जाती है। घग्गर नदी के ऊपर पाई जाती है। और ये सूरज भान करके कोई व्यक्ति था, उसके द्वारा ये खोजकर्ता का नाम था सूरज भान। और इसके साथ में 2-3 आदमी और थे, पर सबसे मेनली जो नाम मिलता है वो सूरज भान का ही मिलता है। 1969 के अंदर इसकी खोज हुई थी। 1969 के अंदर खोज हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? हिसार के अंदर। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। सबको बताइएगा। अगली बात करते हैं अपन बनावली की। तो बनावली कौन सी नदी के किनारे मिली है? बनावली मिली है हमें सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी के किनारे इसकी खोज किसने की है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। और ये कहाँ पे मिली है हमें? ये हिसार हरियाणा के अंदर है सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगाया। इसकी जो ईयर है जब इसको उत्खनन हुआ, इसको खोजा गया, वो है 1973। उसके बाद में बात करते हैं धोलावीरा। अब धोलावीरा जो गुजरात के अंदर पाई गई है जितनी भी सभ्यताएं, उनमें मेनली सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी की बात करें तो वो धोलावीरा है, लोथल है, ये दो इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको लूणी नदी जो कि नागपाड़ अजमेर से जिसका उद्गम माना जाता है वहां से निकलती है, फिर वो कच्छ के रण के अंदर जाके मिलती है। और इसीलिए वो कच्छ के अंदर इसकी है ये जगह। तो लूणी नदी जो कच्छ के अंदर बहती है उसके ऊपर कौन सी सभ्यता है? धोलावीरा। यहाँ से क्या मिले? एक तो व्हाइट लेटर्स के अंदर क्या नेम प्लेट मिली है। और यहाँ से इसको क्या है, इसका शाब्दिक धोलावीरा का अर्थ होता है धोला कुआ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो धोला कुआ है। यहाँ से नेम प्लेट मिली है 10 अक्षरों की। तो उस टाइम पे जैसे अपन घरों के बाहर लगाते हैं वैसे नेम प्लेट लगाई जाती थी, इससे ये संदेशा मिलता है। और ये जो व्हाइट कलर का है इसलिए काफी सुंदर भी लगता है। कच्छ का रंग आपको पता ही होगा व्हाइट कलर का, तो उस हिसाब से थोड़ा सुंदर भी लगता है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? जगपति जी जोशी ने की थी। और ये कच्छ के अंदर है, गुजरात के अंदर। और 1967 से लेकर 1968 तक इसका उत्खनन माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आलमगीरपुर। आलमगीर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हमें मिली हैं, तो हम बात करें थे तो ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो हमें सबसे लास्ट में जो इस साइड में जो सभ्यता मिली है ना, मतलब राजस्थान वगैरह इस साइड में है, तो वो कहाँ पे मिली है? ये आलमगीरपुरी है जो लास्ट में इस साइड में हमें मिली है। वो कौन सी? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन आप सबको पता है बच्चों कहाँ पे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है हिंडन नदी। मेरठ जो मेनली है, मेरठ गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पाई गई है। उसके बाद में इसकी जो खोजकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा और मेरठ गाजियाबाद के अंदर ये फिलहाल स्थित है। ये जो मैंने आपको जितनी भी जगह लिखाई है ना, ये वो जगह है जहाँ पे ये फिलहाल के अंदर पाई गई, वहां जहाँ पे पाई गई और जहाँ पे फिलहाल है। तो आलमगीरपुर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा मेरठ गाजियाबाद के अंदर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनकी मेन चीजें, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा सारों के बारे में। ये सारी सभ्यता हमने देखी। हाँ, इसकी मेरठ, आलमगीरपुर, हिंडन, इसकी डेट नहीं लिखी कि ये कब आएगा। ये 1958 के लगभग
1958 के अंदर ये इसका उत्खनन हुआ था, ये पाई जाती। तो ये हो गया यहाँ पे, हम इसको इरेज करते हैं। उसके बाद मैं ये सारी एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी जगह से क्या मिला है, कहाँ से क्या मिला है और कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है वगैरह, मैं आप सब बताता हूँ। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री के अंदर क्या चीजें याद नहीं रहती, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है यहाँ पे जो भी मैंने अपनी सभ्यता पढ़ाई उनके लिए, ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहले क्या है, काला राजा रुपया 5, काला राजा रुपया 5 बनवाया हरी से, लोटा ढोल मिला गुजरात में। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कैसे कालीबंगा, कैसे क्या हो जाएगी बच्चों, काली बंगा। और काली बंगा कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, रा से राजस्थान, रे से रोपड़, और रोपड़ कहाँ पे मिली है, पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर। उसके बाद में बात करें तो हम बनावली, वैसे बनावली, और बनावली कहाँ से मिली है, है से हिसार और है से हरियाणा, हरियाणा है ना। उसके बाद में लो से लोथल, ल से लोथल, ढ से धोलावीरा, ढ से धोलावीरा, ये आपको धोलावीरा यहाँ पे याद रखना है, ढ से धोलावीरा। मिला गुजरात में, गुजरात में ही है भाई धोलावीरा ये। तो यहाँ से जो मेन सभ्यता जैसे कालीबंगा राजस्थान के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर, बनावली हिसार के अंदर है, लोथल और धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, आपको ये पता चल गया। उसके बाद में क्या, लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ले गई तो उसे बस से कुचलवा दिया। तो भाई साहब मोसी है खतरनाक, उसका कोई रमा नाम की लड़की थी, वो कंगा ले गई तो रमा को बस से कुचलवा दिया, खेल खत्म, पैसा आ गया। तो लह से लोथल। अब यहाँ पे नदियां भी तो बतानी पड़ेगी कि कौन सी नदी के किनारे लोथल है, वो कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। मैं से मोसी से तो हरा कंगा, लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ले गई और तो उसे बस से कुचलवा दिया। है से हड़प्पा, है से हड़प्पा, और कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है ना। हड़प्पा कहाँ पे है, आपको मैंने पढ़ाया था, कैसे कंगा मतलब कालीबंगा, तो कालीबंगा की नदी क्या बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे घग्गर। रै से रंगपुर, रै से रंगपुर, रंगपुर, और रंगपुर कौन सी नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे, और तो उसे बस से कुचलवा दिया। अब कौन सी रहेगी, वैसे बनावली, ओके बनावली, बनावली कौन सी नदी के किनारे भाई, सरस्वती नदी के किनारे। तो आपके यहाँ से इन ट्रिकों से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, मतलब तो ये चीज आप लिख लेना साथ साथ में। हो सकता है कि अब तो आप पूरी तरह वीडियो पीछे करो, जैसे जैसे मैं लिखा रहा था वैसे वैसे लिख लेना। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, कहाँ से क्या नहीं मिला है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बार आप ये लिख लो। तो अभी जैसे मैंने तुम सबको पढ़ाए थे जैसे कालीबंगा, रोपड़ वगैरह जितनी भी सभ्यता, तो उनके अंदर जैसे कि मैंने मोहनजोदड़ो की विशेषता बताई कि कहाँ से क्या मिला, हड़प्पा की बताई, तो इन सब की भी यहाँ से कुछ ना कुछ मिला है, तभी ये आज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या क्या मिला है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कालीबंगा, कालीबंगा का मैंने तुम्हें उत्खनन बताया था 52 से 53, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी, तो अगर कोई पूछे तो बता देना कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। लकड़ी की नालियां, यहाँ से जो सबसे मतलब लकड़ी की जो नालियां वो पहले कहीं नहीं मिली थी, रास्ते मिले थे चौड़े, हाईवे वाली रोड में सब मिली, पर लकड़ी की नालियों के अवशेष सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिले। उसके बाद में बात करें जुते हुए खेत, यहाँ से क्या जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जैसे किसी ने फसल की होगी तो जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पे क्या होती थी, मिक्स फार्मिंग होती थी, जैसे कि एक साथ आजकल अपन बोलते हैं ना भाई रबी की फसल है, तो एक खेत के अंदर 2-3 फसल एक साथ बना दी, कॉमर्शियल क्रॉप भी लगा दी और घर के अंदर जो खाते हैं वो वाली क्रॉप्स भी लगा दी। तो उस प्रकार से यहाँ पे मिक्स फार्मिंग के अवशेष मिले। उसके बारे में बताते हैं छेद्रित खोपड़ी, मतलब एक बालक है, बालक की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छेद है, और कपाल छेद के भी अवशेष मिलेगी। यहाँ के लोगों की जो मरने के बाद है उनकी जो खोपड़ी है उसके अंदर छेद किए जाते थे। उसके बाद में बात करूँ तो ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ भी यहाँ से मिली है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली। और यहाँ पे विशाल वो
यज्ञ भवन मिले जहाँ पे बैठ के यज्ञ भवन करते थे, और अग्नि वेदिकाएं मिली है, मतलब जैसे अपन बनाते हैं ना, जैसे इतना सा वो बनाते हैं जिसके अंदर अपन जोत वगैरह करते हैं, फिर वो हवन स्टार्ट होता है, तो वो अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ से मिली, और स्वास्तिक जो निशान है वो यहाँ से मिला है। उसके बाद में बात करूँ रोपड़ पंजाब, जो पंजाब के अंदर है रोपड़ वाली सभ्यता, वहां से क्या मिला है, तो वहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हमें, रोपड़ के अंदर से मिले। उसके बाद मनुष्य के साथ एक कुत्ता दफनाया गया, तो किसी मनुष्य की डेड बॉडी मिली है, उसके साथ में कुत्ता भी दफनाया गया है। ये चीज कहाँ से देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ रोपड़ से देखने को मिली है। उसके बाद मैं बात करूँ तो धोलावीरा, धोलावीरा जो कि गुजरात की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्या मिला है, उसको सफेद कुआं के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ से मैंने आपको लिखाया था कि लूणी नदी के किनारे, पर लूणी नदी के किनारे नहीं है, ये थोड़ी सी दूर है लूणी नदी, और ये अलग पड़ती है। इसलिए कई बार ऐसा सवाल आया ना आपके पास कि ऐसी कौन सी एकमात्र सभ्यता है जो किसी नदी के किनारे नहीं है, तो उसके अंदर अगर धोलावीरा ऑप्शन है तो आपको धोलावीरा ही टिक करना है। मतलब धोलावीरा ही एक ऐसी मात्र नदी है, मात्र सभ्यता है जो किसी नदी के किनारे नहीं है। उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ से तालाब मिला है। तालाब मतलब ऐसा तालाब मिला जैसे कोई पहाड़ है या फिर कोई जगह जहाँ पे बहुत सारे पत्थर, तो उन पत्थरों को तोड़ के तालाब बनाया गया है। जैसे आजकल मैन मेड होते हैं ना पॉन्ड्स, उस प्रकार से वहां पे पत्थरों को तोड़कर तालाब बनाया गया है। और एक विशाल स्टेडियम भी मिला है, जैसे लोग मैच वगैरह देखते हैं ना, तो उस हिसाब से विशाल स्टेडियम भी वहां से अपन को देखने को मिला है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ से मिली, धोलावीरा से। उसके बाद मैं बात करूँ बनावली, जो कि हरियाणा के अंदर है, इसको लोहों का नगर कहा जाता है, इसको आयरन इंडस्ट्री कहा जाता है, या फिर आयरन नगर कह लो, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे क्या है, लोहा बहुत निकलता था, और यहाँ के जो घर मिले हैं ना, घरों के अंदर है ना रसोई मिली है, रसोई के और शौचालय मिले हैं। मतलब उस टाइम के, आज अपने मोदी जी ने आगे पहले किए शौचालय वगैरह, तो आज भी लोग बाहर जाते हैं, पर उस टाइम पे इतने साल पहले कहाँ घरों के अंदर शौचालय मिले हैं, रसोई घर मिला है, और तो और जो अपन वॉश बेसिन में धोते हैं ना बर्तन वगैरह, वो वॉश बेसिन भी मिला है यहाँ से। तो देखो कितनी डेवलप सभ्यता थी, मतलब आज के बराबर ही थी। उसके बाद में बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से मिले हैं हमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट मिली, जैसे एक तो पिट्ठू का खेल जो बच्चे खेलते हैं, उसके अवशेष मिले पिट्ठू के। उसके बाद में स्तंभ मंडप, जो मंडप नहीं होते शादी ब्याहों में, जो जो मतलब ऐसे स्तंभ स्तंभ भी होते हैं, वो आजकल लोहे के लगा देते हैं, तो स्तंभ वाले मंडप मिले हैं, और यहाँ से भी अग्नि वेदिका और हवन सामग्री मिली है। उसके बाद में बात करूँ तो लोथल। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोथल क्या था, किनारा था। मतलब जैसे आज जामनगर है, तो जामनगर के समुद्र लगता है पास में, और इस साइड में पाकिस्तान के पास रूट जाता है, तो और कांडला पोर्ट है वो भी गुजरात के अंदर ही है। तो ये उस टाइम का क्या था, पोर्ट था, डॉकयार्ड था, पोर्ट था। यहाँ से क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य होता था। मतलब यहाँ से कोई सामान लोड किया नाव के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर भेजा गया, ये कार्य कहाँ पे होते थे, सारे लोथल के अंदर होता था। ये सबसे बड़ा शहर था। अब एक बात हो, जहाँ से ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता था वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा होगा, बाहर के लोग ज्यादा आएंगे, तो सब मतलब मामूली सी बात है ये, और नॉर्मल बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। तो सबसे जो डेवलप्ड शहर है वो कौन सा है, लोथल ही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी संरचना भी क्या थी, मतलब जो सबसे एरिया वाइज अगर कोई सबसे बड़ी सभ्यता थी वो कौन सी थी, लोथल ही थी। और यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिले। अब सती प्रथा के साक्ष्य कैसे मिले, आदमी के साथ औरत को भी दफनाया गया है, तो वहां से क्या सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले। उसके बाद में बाट मिला है यहाँ से। बाट मतलब जो नाप तोल करने का होता है ना, बाट, वो मिला। अब कोई आदमी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करता है, तो वो सामान भेजेगा तो तोल के तो भेजेगा, तो साधारण सी बात है, यहाँ से बाट भी मिले। उसके बाद में बात करूँ कंपास, दिशा सूचक यंत्र, कंपास मिला। अब आप कहीं बाहर जा रहे हो, समुद्र के अंदर जा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है वहां से कंपास मिलना भी बहुत नॉर्मल बात है, तो कंपास भी यहाँ से मिला है। ये सारी थी इनकी जितनी भी सभ्यताएं थी, इनकी इंपॉर्टेंट बातें। और अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और अब मैं बता देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अभी हमने खत्म करी है, उसके बारे में 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट बातें। और तो यहाँ से जो 3 4 बातें जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कॉमन थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उनकी टाउन प्लानिंग, तो उनकी टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही गजब की थी। जहां से भी हमने अगर जो शहर देखे, उनकी टाउन प्लानिंग आज के बराबर थी, इतनी डेवलप्ड सभ्यता थी, वहां पे टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी। दूसरी बात, वहां पे फीमेल डोमिनेंस मतलब ये मात्र सत्तात्मक सभ्यताएं थी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली क्लास में भी, मात्र सत्तात्मक, कल वाली क्लास के अंदर भी बताया था कि वहां पे जैसे आज के टाइम में फादर डोमिनेंस चलता है, वैसे पहले मात्र सत्तात्मक थी। मतलब जो भी
इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे उनके अंदर फीमेल का भी बहुत बड़ा हाथ होता था, उन्हें ऐसे साइड में नहीं रखा जाता था। उसके बाद में करते कि वहां पे कोई भी मोनार्ची सिस्टम नहीं था, मोनार्ची सिस्टम नहीं था। देयर इज नो मोनार्ची सिस्टम इन आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई मोनार्ची सिस्टम नहीं था। मतलब वहां पे कोई राजतंत्र नहीं चलता था कि राजा है, मंत्री है, उसके बाद में नीचे 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 उस प्रकार से कोई राजतंत्र नहीं चलता था। एक मुखिया होता था मैन, कि भाई ये इलाका है, इसका एक मैन मुखिया है, ऐसा माना था, उसी को वो लोग राजा बोल देते थे। बट ऐसे कोई डायरेक्ट मोनार्ची सिस्टम वहां पे नहीं था। उसके बाद में मैं बात करूँ तो यहाँ पे उन लोगों को तलवार के बारे में नहीं पता था। नो नॉलेज ऑफ मतलब जैसे राजा महाराजों के टाइम पे तलवार वगैरह होती थी, वो सब नहीं थी। नो नॉलेज ऑफ शॉवर्ड्स, तलवार के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद में बात करें तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, तो वो बात कैसे करते थे, उनकी लैंग्वेज थी पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी से आप क्या समझोगे? पिक्टोग्राफी होती है भाव चित्रात्मक शैली, भाव चित्रात्मक शैली। भाव चित्रात्मक शैली क्या होती है? मतलब आपस में बात तो करते थे पर ड्राइंग्स बना के, मतलब और उनकी जो शैली थी ना, मतलब यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले पर वो आज तक हम समझ नहीं पाए। तो इनकी जो लैंग्वेज थी, अगर सवाल पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे कौन सी भाषा में वो बात करते थे, तो वो थी पिक्टोग्राफी। उसके बाद में आता है यहाँ से बर्तन मिले हैं कॉमनली, बर्तन वेसल और पोर्ट मेनली, मतलब घड़े जो मिले ना, मर्द भांड बोलते हैं जिनको मेनली मर्द भांड। वो कैसे मिले? लाल व काले, मेनली लाल और काले ही मिले हैं सारी जगह से। और इनके ऊपर एक और विशेषता है कि सबके ऊपर चित्र बनाए हुए थे, ड्राइंग्स की हुई थी, ड्राइंग्स ये मैन है। तो ये सारी चीजें है कि टाउन प्लानिंग अच्छी थी, फीमेल डोमिनेंस था, माता सत्ता थी, मोनार्ची सिस्टम नहीं था, उनको तलवार के बारे में नहीं पता, तलवार के बारे में नहीं पता था। इससे सीधा सीधा ये मतलब है कि उन लोगों को हथियारों की नॉलेज नहीं थी। उसके बाद में उनकी जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफी थी, भाव चित्रात्मक शैली। उसके बाद में वेसल, पॉट और मर्द भांड, लाल व काले और ड्राइंग लिखे। ये सारी क्या थी, मैंने जो भी आपको बताई मेन बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको मुंह से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद में हमने उसके टाइप्स पढ़े हिस्ट्री के। उसके बाद में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अंदर मैंने मोहनजोदड़ो पढ़ा है, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हड़प्पा पढ़ा है। उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़ा है। उसके बाद में मैंने सबसे पहले बताऊँ मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, वेरी गुड। उसके बाद में चंद्रगुप्त पढ़ाया। तो ये मैंने पढ़ाया था आपको पहली क्लास के अंदर, उनके बारे में बताया, उनकी विशेषता बताई, उनका उत्खनन किसने किया, ये सब बताया। और आज हमने वो शहर पढ़े, वो सभ्यताएं पढ़ी जो कि भारत के अंदर डेवलप हुई थी, जैसे रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, कोट दीजी और लोथल और ये अपने क्या बोलते हैं धोलावीरा वगैरह। धोलावीरा सबसे सुनियोजित और सबसे सुंदर शहर था उस टाइम में। कालीबंगा, ये सारी हमने कहाँ पे भारत के अंदर आने वाली सभ्यताएं पढ़ी। इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार डाउट है, हम अगली क्लास के अंदर आंसर दे देंगे। मतलब पहले आपके डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा हो चुका है, और इससे अलग भी आपको कुछ पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ कल हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन हम कल पढ़ेंगे। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एसकेसी डिफेंस अकेडमी को। जय हिंद जय भारत।